नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध और चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हर दिल अजीज लेखिका शिवानी जी की लिखी हुई कहानी उपहार। तो शुरू करें कहानी उपहार। वाह, खूब मिली आप। मेरी गाड़ी छूटने ही को है। भाग्य अच्छा था जो आप पहले चौराहे पर मिल गईं। ए रिक्शा वाले, चलो स्टेशन। वो कूदकर मेरे पार्श्व में बैठ गया। साथ ही उसके घिनौने शरीर से आते दुर्गंध के भभके से मेरा माथा चकरा गया। मैं भय से थरथर कांप रही थी। वही था, एकदम वही। मेरा रिक्शा चालक कटरा के उस भीड़ भरे चौराहे पर मेरा रिक्शा रोक अपनी बीड़ी लेने गया ही था कि यह आ गया। बार बार अपनी कलाई पर बंधी काल्पनिक घड़ी देखता वो बड़बड़ाता जा रहा था। अजीब झक्की है मेरा यार, ये भला कोई जगह है रिक्शा खड़ी करने की? 7:20 पर तो देहरा छूट जाएगी। मैंने उसकी विवेकहीन अमानवीय दृष्टि पहचान ली और दूसरे ही क्षण में कूदकर सड़क पर खड़ी हो गई। शायद इसी बीच कुछ राहगीर उस कॉपीनधारी घिनौने पगले को दोनों टांग फैलाए मेरी रिक्शा में बैठा देख चुके थे। हाँ, कौन है ससुरा? धरो ससुर के 2 हाथ। बेहुदा बड़ा पागल बना फिरता है। कल भी इसने यूनिवर्सिटी जाती 2 लड़कियों को छेड़ा था। देखते ही देखते मेरी रिक्शा में बड़े प्रभुत्व से आसन जमाए पगले को भीड़ ने घेर लिया। एक चंदनधारी प्रौढ़ रसिक से दिखने वाले व्यक्ति जो शायद संगम स्नान से लौट रहे थे, भीड़ देख रस्सा स्वादन करने इक्का रोक कर गरजे, बदमाश है ससुरा, पागल वागल कुछ नहीं है। दिन दहाड़े राह चलती बहु बेटियों से छेड़खानी करने वालों का तो मुंह काला करना चाहिए। हाँ भाइयों, आप मेरा मुंह काला करें, मैंने काम ही ऐसा किया है। पागल अचानक उत्तेजित होकर रिक्शा की सीट पर खड़ा हो गया और हाथ हिला हिलाकर भाषण देने लगा। पास ही में सर्प वृश्चिक दंश की वनौषधियों का एक मैली चादर पर बाजार फैला एक सपेरा बैठा था। उसके इर्द गिर्द जुटी भीड़ भी पगले का भाषण सुनने बढ़ाई। मुझे सहसा अपनी स्थिति की अल्पज्ञता का भास हुआ। शहर के बहुत से लोग मेरे पति के परिचित थे। कहीं किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैं चुपचाप भीड़ के व्यू से निकल आई। रिक्शा वाला एक धक्का मार पगले को नीचे उतार मेरी ओर बढ़ाया। जल्दी भीड़ से रिक्शा निकाल ले चलो, मैंने बैठते कहा और वो तीव्र वेग से रिक्शा निकाल ले चला। मेरे धड़कते हृदय ने आश्वस्त होकर स्मृतियों के सिंह द्वार की अर्गला खोल दी। नलिनी क्या इतनी बड़ी दुर्घटना मुझसे छिपा गई, या इस अभागे की दुर्दशा से वो अनभिज्ञ थी? 3 वर्ष पूर्व नैनीताल में नलिनी का कॉन्वेंट की सदी लिखावट का पत्र देख मैं चौंक पड़ी थी। मोमबासा से उसने एक सुनहरे छपे कागज में 8-10 पंक्तियां ही लिखी थीं, पर मुझे लगा था कई वर्ष पहले पिछुड़ गई मेरी प्रिय प्रतिवेशनी अपने बड़ी बड़ी आंखें मटकाती मेरे सामने आकर बैठ गई है। बोलता जीता जागता सजीव पत्र लिखना बिरले ही जानते हैं। नलिनी का पत्र खुलते ही बोलने लगा था। सुना तेरे पति अंग्रेजी स्कूलों के अफसर हैं। यहाँ शिक्षा की उतनी सुविधा नहीं है, इसी से अपने पुत्र को उसी सुशीतल नगरी में पढ़ने भेजना चाहती हूँ जहाँ मैंने पढ़ा है। परसों पहुँच रही हूँ। जैसे भी हो अपने पति से कहकर सेंट जोसेफ में एक सीट मेरे पुत्र को दिलवानी ही होगी। मेरा पुत्र सुनकर चौंक गई क्या? जैसे कठोर शिलाखंड तोड़ फोड़ कर तुम्हारे पहाड़ी मीठे झरने फूट निकलते हैं, ऐसे ही 40 वर्ष के वज्र कठोर शिलाखंड को तोड़ता फोड़ता एक बहुत मीठा झरना मेरे प्रांगण में भी आ गया है। नाम है प्रिंस। तुमसे मिलने की उत्सुक तुम्हारी सखी नलिनी कोठारी। मेरा माथा ठनका। एक तो हमारे प्रांगण के बदले मेरा प्रांगण और पत्र के अंत में अपनी कौमार्यावस्था का नाम कोठारी। तब क्या वो नलिनी माथुर नहीं रही? मेरा अनुमान ठीक था। मैं बस स्टैंड के पास उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि एक शानदार टैक्सी मेरे पास ही आकर रुक गई। सदा की रौबीली नलिनी और भी रौबदार हो गई थी। गालों पर सुर्खी थी, चेहरा भर जाने से बड़ी आंखें कुछ छोटी लग रही थीं और एक प्यारी नन्ही सी दूसरी ठुड्डी भी निकल आई थी। मैं दौड़कर उससे लिपट गई। हाय, तू तो जरा भी नहीं बदली, और यह है तेरा झरना? भगवान ने रघुनाथ को सामने धरकर ही बनाया है क्या इसे? एकदम अपने बाप पर गया है। और रघुनाथ नहीं आए क्या? मैंने देखा नलिनी फौजी अफसर की बेरुखी से सतर खड़ी है। मैं सकपका गई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया रघुनाथ को? बड़ी कुशलता से मैंने बात पलट दी। बहुत दूर रहते हैं हम लोग, तू रुक जा, मैं 2 डांडिया बुलवा दूं। पैदल चलना तो बहुत खलेगा। नहीं, हम पैदल चलेंगे। तुम्हारे इस पहाड़ी स्ट्रेचर पर तो हमसे नहीं चढ़ा जाएगा। वो अपनी साड़ी घुटनों तक समेट लंबी डगे भरने को उद्यत हो गई।
उसका देवदूत सा सुंदर पुत्र बड़े अचरज से पहाड़ों को देख रहा था। प्रिंस देखने में एकदम छोटा रघुनाथ लग रहा था, गोल मुंह और निर्दोष गठन। उसके पिता के इसी व्यक्तित्व पर रीझ कर तो उसकी माँ ने लाखों की संपत्ति स्वेच्छा से ही ठुकरा दी थी। अनाथ नलिनी को उसकी लखपति बुआ ने ही पाला था। उनसे मैं कई बार मिल चुकी थी। स्पष्ट मूछों और गलमुच्छों वाली उसकी डरावनी मर्दानी बुआ कम और फूफा ही अधिक लगती थीं। वे नलिनी को बड़े लाड प्यार से रखती थीं, पर उनके शासन का अंकुश कभी कभी बड़ी क्रूरता से कोंचता था। डॉक्टरी पढ़ नलिनी बुआ के साथ अफ्रीका जाकर अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस आरंभ कर देगी। साथ ही उनके सिल्क के कारोबार की देखरेख में भी योगदान देगी। यही बुआ की पूर्व निर्धारित योजना थी, पर इसी में दाल भात में मूसरचंद बन टूटी कोहनी जुड़वाने सुदर्शन रघुनाथ मेडिकल कॉलेज में न जाने कहाँ से टपक पड़ा। टूटी हड्डी के साथ साथ विभिन्न प्रांतों के दो सर्वथा विरोधी स्वभाव के हृदय भी अनजाने में न जाने कब जुड़ गए। बुआ ने सुना तो सिर पीट लिया। पहले अपनी मूछें नोची, फूफा जी से लड़ी, फिर ताबड़तोड़ उड़कर भारत भाग आईं। तुम इस अधूरी पढ़ाई वाले जनखे से छोकरे से ब्याह करोगी तो मैं तुम्हें अपनी संपत्ति का एक धेला भी नहीं दूंगी। यूपी के कायस्थ का काटा पानी भी नहीं मांगता। छोकरी तू शू गाड़ी थई छे? लड़की क्या तू पागल हो गई है? पर नलिनी अपनी जिद पर अड़ी रही। निराश होकर बुआ जी जहर उगलती अफ्रीका के घने जंगलों में जाकर उसके लिए सदा के लिए अदृश्य हो गईं। जिस रघुनाथ के लिए उसने इतना बड़ा त्याग किया था वही उसे छोड़ गया। घर पहुंचते ही नलिनी ने मुझे ये समाचार दिया तो मैं स्तब्ध हो गई। हम दोनों के परिवार 3 वर्ष तक एक ही बंगले के साझीदार बन बड़ा सुखद समय बिता चुके थे। रघुनाथ अपनी रिसर्च अधूरी छोड़ पत्नी के पास आकर ही रहने लगा था। नलिनी के अस्पताल से लौटते ही दोनों मस्त कबूतरों की गुटरगू का स्वर हमारे कानों तक पहुंचता रहता। मैं कभी कभी अपने वैवाहिक जीवन के व्यापक अनुभव का उस ताजे जोड़े पर बड़ा रौब भी जमा देती। मैं उन दोनों से 8 वर्ष सीनियर थी। मेरी 2 जोड़े बच्चियां स्कूल जाने लगी थीं और तीसरे की प्रतीक्षा थी। किसी दिन साला बेमौत मरेगा। उन दोनों को हाथ में हाथ डाले घूमते देख एक दिन मेरे पति बोले, क्यों जी, तुम क्यों जले भुने जा रहे हो? तुम्हें ये सब करने को नहीं मिला इसी से ना? मैंने हंसकर कहा, सच ही तो था। हमारे युग में हनीमून तो सास ससुर के साथ ही मनाया जाता था। देख लेना, साल भर हो गया, ना तो इन्हें कभी लड़ते भिड़ते देखा, ना रूठते मनाते देखा। उस पर बीबी की कमाई खाता है। लानत है इस मर्द पर। सच ये कहने में मुझे आज तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है कि अतीत की वे रोमांचकारी कुश्तियां जो हमने यौवन काल के प्रारंभ में लड़ी हैं, शायद हमारे दाम्पत्य दुर्ग को इतना ठोस बना गई हैं कि आज तक दुर्भाग्य का एक भी भूकंपी धक्का उसकी सुदृढ़ प्राचीरों को नहीं डिगा सका। ग्रह कलह के क्या क्या मौलिक दांव पेच होते थे और कैसी कैसी पछाड़ें। एक दूसरे के माता पिता, पितामह पितामही सबको काल्पनिक चरित्रहीनता के कीचड़ भरे गड्ढों में डुबोया जाता। पति के साथ छात्र जीवन की सहचरियों के गड़े मुर्दे में ढूंढ ढूंढ कर खड़े करती। उधर पल भर में मेरे पति मेरे 120 काल्पनिक प्रेमियों की सिविल लिस्ट तैयार कर देते। कई प्लेटों का संहार होता, 20 बार थाली पटकी जाती, यदाकदा बच्चियों को भी पटका जाता। पर जैसे गर्जन तर्जन भरी शिलावृष्टि के पश्चात निर्मल धूप की मुस्कान से आकाश खिल उठता है, हमारी गृहस्थी धुलकर फिर उजली झकझक चमकने लगती। पर नलिनी की गृहस्थी अजीब थी। न वहाँ घटा गिरती थी, न बरसती थी। उन दोनों के भविष्य के लिए हम शंकित रहते थे और हमारी शंका निर्मूल नहीं थी। घर पहुँचते ही नहा धोकर प्रिंस मेरे बच्चों से घुल मिल कर खेलने लगा। मेरे पति दौरे पर गए हुए थे। नलिनी तुम लेट जाओ, लंबे सफ़र से थक गई होगी। मैंने कहा, नहीं, तुमसे कुछ कहना है। वो गंभीर होकर अपनी अंगूठी को उंगली में ही घुमाने लगी। स्पष्ट था कि जो कुछ उसे कहना है उसे कहने में उसे बहुत सुविधा नहीं हो रही है। तुम रघुनाथ के लिए पूछ रही थी ना? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर स्थिर कर दी। रघुनाथ ने मुझे छोड़ दिया है, उसने कहा और बड़ी तेजी से अंगूठी उतारने और चढ़ाने लगी। मैं चुप रही। वो फिर स्वयं ही कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद ही हमें भी शाहजहांपुर छोड़ना पड़ा। मुझे मध्य प्रदेश में एक बड़ी अच्छी नौकरी जुट गई थी तो दौरे की नौकरी, पर सुविधाएं अनेक थीं। सेठ जी की कई चीनी की मिलें थीं और उन सब बस्तियों की डॉक्टरनी मैं ही थी। मेरी नई नौकरी के गरिष्ठ भोजन से रघु को दिन रात अपच रहने लगा था। मैं अस्पताल से थककर लौटती तो देखती पालतू बिल्ले सा हाथ पैर सिकोड़े सो रहा है। मुझे देखकर खिसिया कर उठ बैठता और भागकर कॉफ़ी बना लाता। मैं कभी कभी झल्ला कर कहती, इतने सारे नौकर हैं, बुलाते क्यों नहीं? मैं जानता हूँ तुम्हें कैसी कॉफ़ी पसंद है।
वो 2 प्याले में सजाकर ऐसे चला आता जैसे क्वालिटी का सीखा साखा बैरा हो। मैं होठों से हंसती, पर हृदय में बीसियों अतृप्त आकांक्षाओं की छुरियां घाव करने लगती। क्या मैंने ऐसे पति की कामना की थी जो मेरे लिए ट्रे सजा, कंधे पर झाड़ू लटकाए मुझे सलामी दे? ये तो गुणी भृत्य के लक्षण हैं, गुणी पति के नहीं। मैं दिन रात मनाती, कभी तो ईश्वर मेरे निर्वीर्य पति को पौरुष के मद से भर दे, कभी तो मेरा ये आलसी जलसर क्रोध की फुतकार छोड़ सके। एक दिन सचमुच ही उसके पौरुष के विषधर ने मुझे डस लिया। मुझे प्रायः ही दौरे पर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दौरे में यात्रा का भद्रा नक्षत्र मेरे भाग्य पर चढ़ गया। मुझे बम्बई जाना था, अस्पताल के लिए कुछ सामान खरीदना था। इसी से पर्याप्त रुपया पास में था। हर दौरे से घर सजाने की कुछ ना कुछ सामग्री लाती रहती थी। उस बार एक फ्रिज लेने के लिए कुछ रुपया रख लिया था। अपने शरीर पर भी कुछ हीरे के आभूषण पड़े रहने दिए। यही मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। कानों में बुआ के दिए हीरे के कर्णफूल थे, हाथ में उन्हीं की दी हुई अंगूठी थी, गले में नीलम के पेंडेंट की चेन थी। सूटकेस में नई साड़ियों के अतिरिक्त 7,000 की नकदी थी। कूपे में मैं अकेली ही थी, पर यह कोई पहला अवसर तो था नहीं। 20 बार मैंने निर्जन कूपे में सैकड़ों मील नापे थे। खा पीकर द्वार खिड़कियों पर चिटकनियाँ चढ़ाई और लेट गई। साड़ी खोलकर पहली सिराह ने तहा दी थी, तुम तो मेरा ये अभ्यास जानती ही हो। 6 गजी साड़ी का कफन लपेट मैं कभी सो नहीं पाती। पहले दिन एक कठिन प्रसव केस ने रात भर नहीं सोने दिया था। इसी से ट्रेन के 2-3 झकोलों से ही मुझे नींद आ गई। सहसा किसी ने मेरा कंधा पकड़कर हिलाया, आंखें खुलीं और मेरा रक्त जम गया। एक लंबा काला खबीस मेरे सिरहाने खड़ा था। उतार सब गहने, ला बटुआ इधर। उसने हाथ का नंगा छुरा दर्पण सा चमकाया। मैंने अंगूठी उतार कर सिरहाने छिपाने की चेष्टा की तो उसने कसकर मेरी कलाई मसक दी। औरत है ना ससुरी, सिर के ऊपर तनी छुरी के नीचे भी गहने का लोभ नहीं छूटता। खबरदार जो नक्शे दिखाए। वो गरजा और मैंने कांप कर उसकी ओर दृष्टि उठाई। असंख्य घावों के निशानों से विभत्स चेहरा, एक आंख कानी थी और दूसरी काले इंजन की सर्चलाइट की भांति मेरे चेहरे पर चमक रही थी। मैंने सब गहने उतार दिए। मेरी उंगलियां जो कठिन से कठिन शल्यक्रिया में संलग्न रहकर भी कभी नहीं कांपीं, तेज हवा में कांपती इमली की पत्तियों से थरथरा रही थीं। उसने गहनों की पोटली बनाई, सूटकेस थामा, स्वयं चेन खींची और पेशेवर अंदाज से गाड़ी के रुकने की प्रतीक्षा करने लगा। एक बीहड़ जंगल में जाकर गाड़ी रुकी। बड़े साहस से मैं उठी। क्यों ना उसे पकड़कर जोर से चीख पड़ूं, कोई ना कोई सुन ही लेगा। वो कूदने को मुड़ा। मैंने लपक कर उसकी तेल से चिकनी बाह पकड़ ली। क्षण भर को लगा वो मुझे लेकर ही कूद पड़ेगा। वो मुड़ा, मेरे ब्लाउज की बाह पकड़कर उसने मुझे एक सशक्त धक्के से सीट पर गिरा दिया और स्वयं कूद गया। क्षण भर को मैं अवश पड़ी रही। हाय मेरे गहने, मेरे रुपए, मेरी साड़ियाँ। मैं दोनों हाथों से मुंह छिपाकर बिलक उठी। यही डिब्बा है माथुर, यहीं चेन खींची गई है। मैं उठने की चेष्टा कर रही थी कि रेलवे कर्मचारियों और उत्सुक यात्रियों से मेरा डिब्बा भर गया। मुझे अपने विचित्र पेटीकोट परिधान का स्मरण हो आया। लेस से फटे ब्लाउज की आधी बाह हवा में फड़फड़ा रही थी। मैं लज्जा से लाल पड़ गई। तेज प्रकाश में 20 पुरुष चक्षुओं की उत्सुक दृष्टि मुझे गिद्धों की भांति नोचने लगी, पर मैंने अपने को तटस्थ कर लिया। जल्दी जल्दी मुझे साड़ी लपेटती देख 1-2 मनचले मुस्कुराने लगे तो मैंने खून का घूंट पी लिया। फिर एक लंबी तहकीकात का क्रम चला। भरी सभा में एक साथ कई दुशासन मेरी चीर खींचने निरर्थक ही बढ़ाए, पर मैंने रिपोर्ट लिखाते ही बड़ी रुखाई से पूरी भीड़ को झाड़ झूड़ कर बाहर फेंक दिया। चोर क्या मेम साहब का सूटकेस और गहने ही लेकर उतर गया? तब तो मेरा यार काठ का उल्लू रहा होगा। एक यात्री का अशिष्ट स्वर मेरे कानों तक आया, साथ ही एक राशिभूत ठहाका। मैंने भड़का कर द्वार बंद कर दिए। अगले स्टेशन से ही मैं लौट गई, पर मेरे घर पहुंचने के पूर्व ही मेरी ट्रेन डकैती का समाचार वहां पहुंच चुका था। किसी मनचले पत्रकार ने एक सम्भ्रांत डॉक्टरनी की फर्स्ट क्लास में हुई ट्रेन डकैती का लंबा चौड़ा विवरण देकर मेरी विवस्त्र अवस्था का भी उल्लेख कर दिया था। कहना व्यर्थ है, उसकी एक ही पंक्ति ने मुझे सहस्रों पाठकों के काल्पनिक रस चक्षुओं के सम्मुख कैबरे नर्तकी की मोहक भाव भंगिमा में खड़ा कर दिया। कुछ कुंठाग्रस्त पुरुष ऐसे समाचारों की चूरन चटनी चटकारे ले लेकर चाटते हैं। उन्हीं में से एक रघु भी था। कैसे मूर्ख होते हैं ये पत्रकार! क्या ये अपनी माँ बहनों के फटे ब्लाउज और पेटीकोट परिधान का इसी नंगी भाषा में समाचार छाप सकते हैं? यह लिखने की भला क्या आवश्यकता थी? पर तब तक अपने पति के कलुषित दुर्विचार की छाया भी मेरे चित्त पर नहीं पड़ी थी।
मैं लौटी तो उसने मुझे बड़ी व्यंग्यात्मक दृष्टि से सिर से पैर तक घूरा। जानते हो, मेरा सब कुछ चला गया। मेरा गला शायद कुछ कांप भी गया था। मेरे सब कुछ से मेरा अभिप्राय मेरे आभूषण और नई साड़ियों से था। क्षण भर को मैं मूर्खा ये भूल गई थी कि स्त्री का सबसे बहुमूल्य आभूषण है उसका शील, और उसके खो जाने से उसका सब कुछ खो जाता है। अन्यथा संसार की कोई भी शक्ति उसका वैभव नहीं छीन सकती। मैं जानता हूँ, कह रघु बड़ी बेरुखी से द्वार भिड़ा कर चला गया। घूम घाम कर वो बड़ी रात को लौटा तो मैं सो गई थी। सुबह उठी तो वो नहाने जा चुका था। नाश्ते की मेज पर मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि वो आ गया और मेरी ओर देख बड़े लाड़ से मुस्कुराया। मेरे हृदय पर पड़ी शिला जैसे उठ गई। अच्छा बताओ तो, मैंने हंसकर बड़े अधिकारपूर्ण स्नेह से स्वर में उससे कैफियत मांगी। कल भला तुम्हारा कैसा मूड था? सिर पर तनी छुरी के नीचे से मैं बचकर घर लौटी और तुमने मुंह फुला लिया। वो राक्षस मेरा गला घूंट देता तब? रघु के खिले चेहरे की बत्ती दब से बुझ गई। बस उसी जलते बुझते चेहरे के बीच मैंने अपने पति की आंखों में नाचते संदेह और अविश्वास के मत्त दानव का नग्न नर्तन स्पष्ट देख लिया। कसम खाकर कहो नलिनी, उसने तुम्हें नहीं छुआ। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। पागल हो गए हो क्या? देखते नहीं कमबख्त नौकर घूर रहे हैं। मैंने उसे अंग्रेजी में डपटा। उसने सहम कर हाथ छोड़ दिए। पर उसी दिन से हम दोनों के बीच बर्लिन की सी अभेद्य दीवार खड़ी हो गई। कितना अविश्वास, कैसी नीच कल्पना! मैं घृणा से सिहर उठी। उधर अपने निरर्थक संदेह के घातक कैंसर कीटाणुओं से घुलता मेरा हतभागा पति। 1 महीने तक रघु के महानाटकीय कथोपकथन मुझे निरंतर डसते रहे। कभी चीखता, कभी गिड़गिड़ाता, कभी नौकरों के सामने ही नौटंकी छेड़ देता। इसी बीच विधाता क्रूर परिहास कर बैठा। मेरा अप्रत्याशित मातृत्व ही मेरे लिए अभिशाप बन गया। रघु सुनते ही खूंखार शेर की भांति दहाड़ने लगा। डाकू की संतान मेरे घर में नहीं पलेगी। मैं क्रोध से बौखला गई। ढलती उम्र में मातृत्व का कैसा गहरा मूल्य चुकाना पड़ेगा, उसकी चिंता मुझे खाए जा रही थी। पर उस शक्की रघुनाथ का निर्वीर्य क्रोध मुझे पागल बना गया। घर मेरा है, निकल जाओ बाहर, तुम कमीने पशु हो, मैंने कहा, और वो सिर झुकाए चुपचाप चला गया। दूसरे दिन सुबह अस्पताल गई तो दाइयाँ, वार्ड बॉय, नर्स सब मुझे ही घूरने लगे। मैं बौखलाती घर लौटी, पर घर में भी चैन कहाँ मिलता। 3 दिन बीत गए थे। चौथे दिन मेरा माथा ठनका। स्पष्ट ही था कि रघुनाथ लौटकर नहीं आएगा। उधर मेरा शहर में रहना दूभर हो उठा था। बहुत उधेड़-बुन के बाद मैंने बुआ को लंबी चिट्ठी लिखी। उस पत्र में मैंने उन्हें सब कुछ लिख दिया। रघु से मैंने नाता तोड़ दिया था। क्या बुआ मुझे एक बार फिर आश्रय दे सकेंगी? इस बार तो उन्हें 2 प्राणियों को आश्रय देना होगा। बुआ को मैं जानती थी, उन्हें निश्चय लेने में कभी देर नहीं लगती थी। मेरे पत्र के उत्तर में स्वयं आ गईं। दूसरे ही दिन बुआ स्वयं मेरा त्यागपत्र टाइप कर दे आईं और उसी रात हमने शहर छोड़ दिया। अफ्रीका पहुंचकर मैंने बुआ का कारोबार देखा तो दंग रह गई। मोम्बासा के भारतीय प्रवासी व्यवसायियों में श्रीमती कोठारी का नाम प्रमुख था। 20 नौकर थे, राजसी प्रासाद था, पर मुझे सुख शांति वहाँ भी नहीं मिली। कभी रघु की स्मृति में मैं पागल हो उठती, कभी प्रतिहिंसा की लपटें मेरे उद्विग्न चित्त और रुग्ण देह को झुलसा देती। दूसरे ही क्षण उसके साहचर्य की कामना मुझे विकल कर देती। अब मैं दिन रात एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी संतान अविकल उसी का रूप लेकर जन्मे, जिससे कभी मैं उसे देखकर कह सकूं, मूर्ख, देख ले अपने पुत्र को। सचमुच भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे 10 पाउंड के शिशु का एक एक नक्शा अपने पिता का था। यहाँ तक कि सिर के घुंघराले बाल भी रघु के से ही लच्छेदार थे। अब कभी देखेगा नासपीटा तो सिर धुंधुन कर रोएगा, बुआ ने गर्व से कहा। उन्होंने नाम धरा प्रिंस। मेरी लाखों की संपत्ति का वारिस बनेगा मेरा प्रिंस। वो बोली। बुआ का और था ही कौन। इसके जन्म के दूसरे ही महीने मैं फिर अपने क्लिनिक में बैठने लगी। मेरी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। समृद्ध भारतीय प्रवासी परिवार ऊंची फीस देकर मुझे घर पर ही बुलाते। प्रिंस 7 वर्ष का हो गया था। पिछले साल बुआ गिरनार की तीर्थ यात्रा पर भारत चलने लगी तो जिद कर मैं भी साथ हो ली। 7 वर्ष से भारत नहीं गई थी, पर सच कहूँ तो भारत देखने से अधिक ललक एक अन्य व्यक्ति को देखने की थी। क्या पता कहीं मिल जाए। प्रिंस दिन पर दिन अपने पिता पर जा रहा था। वही हंसी, वही नाक, वही आंखें। ठीक अवसर आ गया था। मैं भारत आई। तीर्थों के मंदिर, घाट, होटल, सिनेमा, कहीं भी तो नहीं दिखा वो। निराश होकर लौट रही थी। फर्स्ट क्लास के कूपे में मैं और बुआ लेटी थी। प्रिंस पूरे डिब्बे में ऊधम मचा रहा था। सामने की पटरी पर एक और रेलगाड़ी को नियत ने शायद जानबूझकर ही रोक दिया था।
हमारे खिड़की के सामने 3rd क्लास के डिब्बे में जानवरों की भांति ठसे गंदे मुसाफिरों के बीच रघु खिड़की की छड़ पकड़े बैठा था। महीनों से शायद दाढ़ी नहीं बनी थी, गाल भीतर को धंस गए थे और चेहरे पर थी विभत्स मुस्कान, जैसे टिटनेस के मृत रोगी के चेहरे पर खिंच जाती है। प्रिंस ऊधमी बंदर की भांति खिड़की की छड़ों को पकड़कर रुकी गाड़ी चलाने का प्रयास कर रहा था। रघु ने मेरी ओर देखा, फिर खिड़की से दोनों हाथ फैला दिए। अपने पुत्र को उसने निश्चय ही पहचान लिया था। क्या उसे ही खींचने के लिए वो हाथ फैला रहा था? बुआ, मैंने कहा। पीड़ा और भय से मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया। मेरे कंठ के विचित्र स्वर से चौंक कर बुआ ने देखा। फिर बिना चश्मे के वे कुछ नहीं देख पाती और उनका चश्मा प्रिंस पहले ही स्टेशन पर तोड़ चुका था। अकस्मात वो गाड़ी खिसकी, डिब्बा खिसका और धीरे धीरे विपरीत दिशा की ओर भागता दृष्टि से ओझल हो गया। क्या कह रही थी बेबी? बुआ ने पूछा। कुछ नहीं बुआ। उस डिब्बे में से एक जंगली सा आदमी प्रिंस को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। मैंने खिसियाए स्वर में हंसकर कहा, पगली, क्या उसके हाथ 4 गज लंबे हो जाते? बुआ अपनी विराट छातियों में कछुए किसी गर्दन की डुबकी मारकर फिर सो गईं। मम्मी, हम उसी ट्रेन में बैठेंगे, वो चलती है, ये नहीं चलती। प्रिंस सहसा रोने लगा। क्या अनदेखे अनजान जनक की ममत्व की डोर उसे खींच रही थी? खींचा करे, मैं तो अब विधाता की सुप्रीम कोर्ट में अपने जीवन का सबसे बड़ा मुकदमा जीत चुकी हूँ। नल्ली मेरी ओर देखकर मुस्कुराई, पर मैं नहीं मुस्कुरा सकी। बहुत पहले लखनऊ की रानी का ऐसा ही विचित्र कोर्ट केस पढ़ा था, जिसकी गुत्थियां सुलझाने में सर तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू जैसे दबंग अदालती वीरों को भी पसीना आ गया था। फिर भी फैसला असंतोषजनक ही रहा था। यहाँ विधाता ने क्षण भर में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था। मेरे पास पुत्र को छोड़ नल्ली अफ्रीका लौट गई। प्रिंस बोर्डिंग में रहता था, पर मैं उसकी संरक्षिका थी। जब तक नैनीताल रही, हर छुट्टी में आता रहता। फिर हमारी बदली हो गई। नल्ली के पत्र आते रहते हैं। अभी 10 दिन पहले एक पत्र आया है। प्रिंस जाड़ों की छुट्टियों में अगले सप्ताह मोम्बासा पहुंच रहा है। अब के बुआ ने उसके जन्मदिन के लिए एक अनोखा उपहार रखा है। जानती हो क्या? एक जीता जागता चिड़ियाघर। बुआ ने भारत से एक प्यारी सी हथनी मंगवाई है। मेरी एक रोहिणी के शिकारी पति ने खूंखार चीते का बच्चा ला दिया है। बुआ के खानसामे ने अजदहे का जोड़ा जुटा दिया है। प्रिंस घर आने पर इन सबसे खेलकर कितना खुश होगा। मेरी मूर्खा नलनी, जी में आता है कि तुझे झकझोर कर रख दूं। अफ्रीका के जंगल में घूम घूम जंगली चीते, हाथी और अजदहों को पालतू बना सकती हो, पर केवल तुम्हारी अवहेलना से वन्य पशु हो गए मानव को क्षमा कर तुम पालतू नहीं बना सकती। इस उपहार के बिना तो तुम्हारा लखपति प्रिंस सदा पथ का भिखारी बना रहेगा। इसी सोच से विवल हो मैं अपने संधानी चक्षु अश्व दारागंज अतरसुईया की संकीर्ण बस्तियों में दूर दूर तक भगा चुकी हूँ, पर आज तक अपनी सखी के प्रिंस के लिए मैं उपहार नहीं जुटा पाई जो मैं अपनी ओर से उसके जन्मदिन पर देना चाहती हूँ। उससे अधिक मूल्यवान उपहार किसी भी पुत्र के लिए और भला क्या हो सकता है। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई कहानी उपहार। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।